हम्म। तो कल अपन ने मेढक में कहां तक पढ़ा था? सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए एक बार वापस से अपन करते हैं रिवाइज, फिर बढ़ेंगे आगे। तो मेढक के फाइलम का नाम बोलो। कॉर्डेटा। क्लास क्यों रखा है एम्फीबिया में? क्योंकि जमीन और पानी दोनों पे रहता है। फिर हमने कहा कि कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड? पोइक्लोथर्म या होम्योथर्म? विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? समर स्लीप। फिर अगला अपन ने कहा कि जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसमें मेल में क्या पाया जाता है? वोकल सैक। और दूसरा है फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कपुलेटरी पैड मौजूद होता है। फिर हमने कहा कि यहां पर जो मेढक है इसके अंदर पाया जाता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या? सराउंडिंग के साथ मिल जाना। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या कहते हैं? मिमिक्री। मेढक की स्किन ड्राई है कि स्किन पे क्या पाया जाता है? म्यूकस है। इसके अंदर पाया जाता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या? सराउंडिंग के साथ मिल जाना। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या कहते हैं? मिमिक्री। मेढक की स्किन ड्राई है कि मॉइस्ट? और चिपचिपी है, स्लिपरी होती है, क्योंकि इसकी स्किन पे क्या पाया जाता है? म्यूकस। फिर हमने कहा कि मेढक की स्किन पे डॉर्सल साइड का जो कलर है वो कैसा रहेगा? ऑलिव ग्रीन, इरेगुलर स्पॉट। जबकि वेंट्रल साइड पे कलर पेल येलो होगा। फिर इसके बाद अगली अपन ने बात की कि जो मेढक है इसकी बॉडी को डिवाइड कितने पार्ट में किया? दो, हेड और ट्रंक। हेड का शेप, माउथ के ऊपर क्या है? नोस्ट्रिल्स। आईज लेवल पे है कि बल्जिंग है? और आईज के साइड में क्या मौजूद है? टिम्पैनम, जो रिप्रेजेंट किसे करता है? ईयर को। फिर हमने ट्रंक में कहा लिम्स कितने? टू पेयर। कितने पाए जाते हैं? टू पेयर। फिर हमने कहा कि कौन ज्यादा बड़ा, फोर लिम्ब कि हाइंड लिम्ब? खाने के काम कौन आता है? ठीक। फिर अपन ने कहा फोर लिम्ब में फिंगर्स का नंबर 4, हाइंड लिम्ब में वेब्ड टोज कहां? फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब? हाइंड लिम्ब पर पाए जाते हैं। फिर अपन ने कहा कि मेढक के अंदर अगर हम देखें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन? लिवर और पैनक्रियास। लिवर क्या सेक्रीट करेगा? बाइल का काम कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर पर। पैनक्रियास से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है ये डाइजेशन किस किस का करता है? फिर हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आ जाता है इसका बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में जो टंग पाई जाती है उसमें लोब कितने हैं? दो। तो बाइलोब टंग थी। फिर हमने कहा ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होगा ईसोफेगस में। अगला आया स्टमक। स्टमक के सेक्रीशन को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें HCl के अलावा क्या रहेंगे? एंजाइम। यहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन की पार्शियल? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का नाम काइम। जो पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन लंबी है कि छोटी? क्योंकि मेढक कैसा है? कार्निवोर। इंटेस्टाइन के पहले पार्ट का नाम ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में कौन ओपन हुआ? कॉमन बाइल डक्ट। कौन ओपन होगा? कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है। फिर हमने कहा कि यहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा और इंटेस्टाइन पे अंदर की तरफ पाए जाते हैं माइक्रोविलाई, जो एब्जॉर्प्शन करेंगे फूड का। अनडाइजेस्टेड फूड अब कहां पहुंचा? रेक्टम में, जहां से क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर। रेस्पिरेशन में हमने कहा कि ऑर्गन्स हैं तीन, पहला स्किन, दूसरा लंग्स और तीसरा बकल कैविटी। इनमें से कौन हमेशा काम करता है? स्किन के रेस्पिरेशन का नाम क्यूटेनियस। अगर लंग्स से हो तो क्या कहोगे? पल्मोनरी। फिर हमने कहा कि लंग्स का नंबर कितना है? दो। शेप कैसा है? ओवल। कलर
पिंक। ये ट्रंक के एंटीरियर पार्ट में कि पोस्टीरियर? एंटीरियर पार्ट की तरफ पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे सेल्स में आरबीसी है कि नहीं? आरबीसी में क्या भरा है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का शेप कैसा? ओवल। न्यूक्लियस होता है कि नहीं? फिर हमने कहा और पाई जाती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फिर इसके बाद अपन ने कहा कि अगर हार्ट की बात करें तो कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम पेरिकार्डियम। हार्ट में चैम्बर्स कितने? एट्रिया का नंबर, वेंट्रिकल का एक। हार्ट के डोर्सल साइड पर क्या पाया जाता है? साइनस वेनोसस। क्या मौजूद है? साइनस वेनोसस। कहां से ब्लड कलेक्ट करेगा? वेना केवा। किससे ब्लड कनेक्ट करता है? वेना केवा। ओपन किसके अंदर होता है? राइट एट्रियम में। हार्ट के वेंट्रल साइड पर पाया जाता है यहां पर ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस को ब्लड कहां से मिलता है? वेंट्रिकल से। और ये अब आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड होता है जिससे कि ब्लड लंग्स के पास पहुंच पाए और फिर कहां पहुंच पाए? बॉडी के पास। मतलब कि अगर हम बात करें यहां पर सर्कुलेशन की तो यहां पे कहानी ये है कि जैसे ये मान लो ये हो गए इसके लंग्स। फिर उसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर थे बेटा? तीन ना? जो तीन चैम्बर पाए जा रहे थे इनमें अपन ने कहा एट्रिया का नंबर कितना था? दो। वेंट्रिकल कितना? एक। और ये हो गई इसकी बॉडी। ठीक। अब यहां पर ये जो चैम्बर है इस चैम्बर को क्या कहा जाएगा? राइट एट्रिया। ये कौन हुआ? लेफ्ट एट्रिया। और ये कौन हो गया? वेंट्रिकल। तो आप देखिए यहां पे क्या होगा कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास आ रहा होगा? लेफ्ट एट्रिया के पास। कहा आएगा? लेफ्ट एट्रिया के पास। अब यहां लेफ्ट एट्रिया के पास जब ब्लड आया तो यहां से ब्लड किसके पास चला गया? वेंट्रिकल के पास। इधर हमने कहा बॉडी से जो डीऑक्सी ब्लड है ये डीऑक्सी ब्लड पहले कहां पहुंचेगा? साइनस वेनोसस। और साइनस वेनोसस से कहां चला जाएगा? राइट एट्रियम में। अब ये ब्लड जाके कहां पहुंचा? वेंट्रिकल के पास। कहा गया? वेंट्रिकल के पास। तो इधर अपन ने कहा कि ये जो ब्लड वेसल है इसको अपन नाम क्या दे देंगे? पल्मोनरी वेन। क्या नाम दे दें? पल्मोनरी वेन। और ये यहां पर कौन हो गया? वेना केवा। तो ये हो गई वेना कावा और उधर पल्मोनरी वेन। यानी कि जो वेन्स हैं वो बॉडी और लंग से ब्लड कलेक्ट करके कहां पहुंचाते हैं? हार्ट के पास। अब इधर वेंट्रिकल में जाकर के जब ब्लड की मिक्सिंग हुई तो यहां से मिक्स्ड ब्लड निकला। किसके पास गया? तो अपन ने कहा कि यहां से ब्लड जाता है किसके पास? कोनस आर्टेरियोसस के पास। और कोनस आर्टेरियोसस एक तरफ तो ब्लड कहां भेजेगा? लंग्स को। दूसरी तरफ ब्लड किसे भेज देगा? बॉडी को। तो अपन ने कहा कोनस आर्टेरियोसस ने ब्लड भेजा लंग्स को और दूसरी तरफ किसे भेज दिया? बॉडी को। लंग्स के पास जो लेकर के जाए उसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक मान लो पहले बनेगा बाद में तो आर्टरी बनेगी। और इधर बॉडी के पास जो लेकर के आएगा इसको अपन क्या कहेंगे? एओर्टा। मतलब हार्ट से दूर बॉडी के पास ब्लड लेके कौन जाता है? आर्टरी की वेन? कौन जाएगा? आर्टरी। वहीं पर ब्लड को ऑर्गन से वापस से हार्ट के पास लाना किसका काम है? वेन्स का काम होता है। अब देखिए फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या मौजूद है फ्रॉग के अंदर? पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। अब पहले तो समझो कि भाई पोर्टल सिस्टम होती क्या चीज है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हार्ट से ब्लड किसी ऑर्गन के पास जाता है और ऑर्गन से लौट के कहां आता है? हार्ट के पास। पर अगर ऐसा हो कि हार्ट से ब्लड पहले किसी ऑर्गन के पास जाए और वहां से लौट के हार्ट में आने से पहले ये किसी दूसरे ऑर्गन के पास चला जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। यानी कि नॉर्मली अपन ने कहा कि लेट से ये एक हार्ट है
और फिर हमने कहा ये मान लेते हैं एक ऑर्गन है। तो होना ये था कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा? ऑर्गन के पास। यहां जाकर के आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाएगी? कैपिलरी। ऑर्गन को सप्लाई मिली। और फिर ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन से अब यहां कैपिलरीज कंबाइन करें, और इनके कंबाइन करने पर जो वेन बनेगी वो वापस से ओपन कहां हो जाएगी? हार्ट के पास। मतलब आर्टरी की शुरुआत में कैपिलरी है कि लास्ट में? आर्टरी में लास्ट में होती है, और वेन में कहा होती है? शुरुआत में। तो अपन ने कहा आर्टरी के लास्ट में है, जबकि वेन के कहां है? शुरुआत में। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है। अगर बजाय ऐसा होने के यहां इस पूरे केस में एक और ऑर्गन भी आ जाता है, जिसको मान लो मैंने नाम दे दिया ऑर्गन डैश। तो इस ऑर्गन को मैंने क्या बोल दिया? ऑर्गन डैश। ये कोई दूसरा ऑर्गन है। अब ये जो दूसरा ऑर्गन है, इसको भी साफ सप्लाई चाहिए। तो अब इसको सप्लाई देने के लिए क्या होगा कि यहां पर जो ब्लड वेसल आई, ये ब्लड वेसल अब यहां पर आकर के ये वापस से कैपिलरी में डिवाइड करेगी, और फिर जब ये कैपिलरी कंबाइन करेंगी तो इन कैपिलरीज के कंबाइन करने पर अब ये ब्लड लौट के कहां चला जाएगा? हार्ट के पास। अब आपके पास इस कहानी में ब्लड वेसल है 3। ब्लड वेसल नंबर 1, ठीक, ब्लड वेसल नंबर 2, और ब्लड वेसल नंबर 3। तो इन दो ऑर्गन्स के बीच में ये जो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। क्या कहा जाता है? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जो नाम है, रेलवे स्टेशन पे कुली होता है, कुली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोर्टर। क्या कहा जाता है? पोर्टर। पोर्टर का काम होता है स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से सामान लेकर के दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देना। तो वैसे ही पोर्टल सिस्टम क्या करेगा? इस ऑर्गन से कोई एक मटेरियल लेगा और इसे सीधे कहां पहुंचाएगा? पहले इस वाले ऑर्गन के पास। तो ये काम किसका है? पोर्टल सिस्टम का। तो पोर्टल सिस्टम में यहां पे अपन ने कहा कि 3 जो ब्लड वेसल्स यहां पर बनी, इन 3 ब्लड वेसल में ये तो हो गई आर्टरी, क्योंकि इसके लास्ट में कैपिलरी है। ये हो गई वेन, क्योंकि इसकी शुरुआत में कैपिलरी है। ये जो बीच में ब्लड वेसल बनी, इसको अपन नाम देते हैं बेटा पोर्टल वेन। क्या कहा जाता है? पोर्टल वेन। अब ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन जिस किसी ऑर्गन के पास सामान पहुंचा रही हो, उस ऑर्गन के बेसिस पर जो है हम इसे नाम देते हैं। तो जिस ऑर्गन के पास अगर सामान पहुंचाए, उसके बेसिस पे अपन नाम क्या देंगे? इस पोर्टल सिस्टम को। जैसे मान लो पोर्टल सिस्टम में मैंने कहा कि पहला होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो पहले को क्या नाम दे दिया? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपने कहा। अब जब मैं हिपैटिक कह रहा हूं तो बोलो यहां पे कौन से ऑर्गन के पास सामान पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि हिपैटिक वर्ड किसके लिए आता है? लिवर के लिए। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये होता है बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर। ये कहां है बेटा? बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर। तो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। किस किस के बीच में है? इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में है। क्यों है? तो हम जानते हैं फूड एब्जॉर्ब कहां होता है? इंटेस्टाइन पे। और बॉडी में सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म है, फूड का स्टोरेज है, कन्वर्जन है, ये सारे काम कौन करता है? लिवर। तो इंटेस्टाइन पे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो कहां पर मौजूद है? ब्लड में। अब वो जो ब्लड है जिसके अंदर फूड मौजूद है, उस ब्लड को सीधे कहां पहुंचाना है? लिवर के पास। तो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो सिस्टम मौजूद है उसको क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बाद दूसरा यहां मौजूद होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो दूसरे को क्या नाम दिया मैंने? रीनल पोर्टल सिस्टम कहा गया। तो दूसरे को अपन ने नाम दे दिया रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, ये होता है बिटवीन
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी एंड किडनी। तो ये किसके बीच में रहेगा? बिटवीन पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड किडनी। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी और किडनी के बीच में ये पाया जाता है। अब क्यों मौजूद है? तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी जो है, वहां की सेल्स या टिश्यू में भी मेटाबॉलिज्म होगी, तो नाइट्रोजनस वेस्ट वहां भी बनेंगे। अब एक विकल्प ये था कि बॉडी में पीछे से पूरा जो इम्प्योर ब्लड है उसे लेकर के पहले कहां हो? हार्ट के पास। फिर हार्ट से भेजे कहां? किडनी के पास। तब किडनी से फिल्टर करें। दूसरा ऑप्शन क्या था कि पोस्टीरियर पार्ट से पहले ब्लड कहां भेज दो? किडनी के पास। एक बार जब किडनी इसे फिल्टर कर ले, तब इस ब्लड को कहां ले जाओ? हार्ट के पास। तो मेडक ने रास्ता कौन सा चुना है? दूसरा, कि पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड सीधे हार्ट के पास जाता नहीं है। पहले ब्लड कहां पहुंचेगा? किडनी के पास। जब ये ब्लड किडनी के पास पहुंचता है तो किडनी इसे करेगी फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद अब ये ब्लड जाकर के कहां पहुंचेगा? वापस से हार्ट के पास जाएगा। तो फ्रॉग के पास पोर्टल सिस्टम कितने होते हैं? दो। एक का नाम हेपेटिक और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम। हमारे पास दो होते हैं, एक है हेपेटिक और दूसरा हाइपोफाइजियल। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हेपेटिक और हाइपोफाइजियल। तो अपने बारे में बात करेंगे बाद में। अभी यहां तक इतनी बात समझ में आई? अब जैसे देखो, अपन ने पढ़ा है कि हमारे अंदर पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। अपने अंदर क्या मौजूद होता है? लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी? इसके अंदर लिम्फ। बोलो, लिम्फ कलरलेस है ना? अगर कलरलेस है तो इसके अंदर आरबीसी होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि आरबीसी अगर हुई तो लिम्फ कैसा हो जाएगा? कलर्ड। तो अपन ने कहा आरबीसी इसके अंदर नहीं है। अब आरबीसी नहीं है तो इसकी वजह से लिम्फ कैसा हो जाता है? कलरलेस। और दूसरा अपन ने कहा कि यहां जो लिम्फ है इसके अंदर फ्यू प्रोटीन्स, मतलब कि यहां जो प्रोटीन्स हैं वो ब्लड के बराबर होती हैं कि कम? तो इसमें जो प्रोटीन रहेगी वो भी ब्लड के कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम। अब जो लिम्फ है ये फ्लो कहां करेगा? तो इसके लिए पाए जाते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या मौजूद है बेटा? लिम्फेटिक वेसल। आप इन लिम्फेटिक वेसल को लिम्फेटिक चैनल्स करके भी बोल सकते हैं। इन चैनल्स के अंदर या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो कौन करता है? लिम्फ। तो लिम्फ आखिर बनता क्यों है? तो अगर याद करो, जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था और एंडोक्राइन सिस्टम की बात आई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आई थी, तब मैंने आपको बताई थी ना एनसीईआरटी की लाइन, जहां एनसीईआरटी ने कहा था कि दीज ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तब हमने बात की थी कि टिश्यू फ्लूइड को वापस से ले जाकर के ब्लड में मिलाने के लिए क्या चाहिए आपको? लिम्फ। तो वो जो लिम्फ था उसका काम था टिश्यू फ्लूइड को वापस से कहां मिला देना? ब्लड में। तो वो काम यहां कौन कर रहा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट एक बार एनसीईआरटी से सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पैराग्राफ पढ़ो तो। क्या बेटा? ये कोनस आर्टेरियोसस और ये एसवी हो गया साइनस वेनोसस।
हाँ, जो लाइन पढ़ रहे हो ना, कल वाली जो डायग्राम हमने बनाए थे उसे खोल के देखो, उससे मैच कराओ। कोनस आर्टेरियोसस को ही ट्रंकस आर्टेरियोसस भी बोलते हैं। मिला हार्ट के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रिकल से बाहर निकला था। तो कल अपन 12वीं की एनसीईआरटी लेके आएंगे, ठीक। कल जैसे ही मेढक अपना कंप्लीट होता है, फिर हम तुम्हें बंदर से इंसान बनाएंगे। बोलो, बंदर से इंसान बने थे कि नहीं? बने नहीं। बंदरों से हमारा बहुत दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मतलब रिश्ता है पर बहुत दूर का है। अगर आप लॉजिकली देखें तो बंदर को क्या कहते हो, चाचा, ताऊ या मामा? क- कहानी कविता वगैरह नहीं पढ़ी कभी? बंदर मामा कहते हैं ना। तो चंदा मामा कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी से दूर है ना। तो ऐसे ही जो बंदर मामा है वो हमसे बहुत दूर की चीज है। बेटा, हम यूट्यूब नहीं पढ़ाते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ भी होता है। एक्चुअली तुम लोग की जनरेशन का सबसे ज्यादा जो सत्यानाश किया है ना, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स ने। अगर आप सीरियसली देखें तो पता है, इस यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम ने जो आपके साथ सबसे बड़ी गड़बड़ की है, आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। आप मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा आप चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाते हैं। और वो जो अटेंशन स्पैन खत्म होना है, वो यूट्यूब वगैरह के सबके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। पर तुम्हें बनना है डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के लिए अटेंशन स्पैन होना जरूरी है। कई कई बार होगा कि जब आपकी जो कोई सर्जरी आप परफॉर्म कर रहे हो, वो 6 6 घंटे, 8 8 घंटे चलेगी। अब तुमको 1 मिनट बाद कि अब तो बोर हो गए, बस पेशेंट बदलो। तो पेशेंट के घर वाले धर के कूटेंगे तुम्हें। क्या? देख, तेरा नाम क्या है? अंशुल। मान ले तू आज अगर मुझे अपना नाम बता दे, मेरे को 3 दिन बाद याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ऐसे ये है, इससे दोस्ती करो, नाम अपने आप याद हो जाएगा। इसका नाम याद है? नहीं? अच्छा, तभी ना। अगर 4 6 दिन अगर साथ में बैठोगे तो अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर जो 4 6 दिन से तुम जिसके पास बैठ रहे हो तुम उसका नाम याद नहीं है, तो ये नाम तो कहां से याद होंगे? क्या? हाँ, यहां से ये ब्लड इधर, ये वाला ब्लड इधर, और मतलब पहले यहां आएगा, इधर से जब ये भर जाएगा तो यहां से ब्लड इधर पहुंचेगा। फिर जब सिस्टोल होगा तो सिस्टोल के टाइम पे एक साथ ब्लड इधर जाएगा और इधर जाएगा। लिम्फ नोड अपन अपने अंदर पढ़ते हैं ना कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ लिम्फोइड टिश्यू के सॉलिड मासेस पाए जाते हैं, जिनको लिम्फ नोड कहते हैं। वही लिम्फ नोड यहाँ है। चैनल जो कहा जाता है वही लिम्फेटिक वेसल को ही नाम देते हैं। यूट्यूब देखना बंद कर, सबसे आसान तरीका। हाँ। क्या बेटा? हाँ, दोनों ही बातें सही हैं। बातें इसलिए सही हैं क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं वो 6 से 8% करीब होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक। अब अगर आप ये कहो कि इस ब्लड प्लाज्मा की तुलना में लिम्फ में कुछ प्रोटीन है, तो मतलब 6 से 8% जो था उससे कम है। अगर आपको कुछ प्रोटीन नहीं है, तभी तो उसका मतलब ये हुआ कि 6 से 8% से कुछ कम है।
तो दोनों कंडीशन में मतलब वही है। आगे बढ़े, चलिए। तो देखो, अब अपन बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप देखो तो जो फ्रॉग है ये यूरियोटेलिक एनिमल है। कैसा एनिमल है बेटा? यूरियोटेलिक एनिमल है। अगर यूरियोटेलिक एनिमल है तो बोलो एक्सक्रीट क्या करता होगा? यूरिया ना। तो अगर यूरियोटेलिक है देन इट मीन इट एक्सक्रीट यूरिया। तो ये एक्सक्रीट क्या करता है? यूरिया। अब बात आती है कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा? किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? किडनी। किडनी के बाद दूसरा यहां पर क्या होना चाहिए? यूरेटर। ये जो किडनी है इसका नंबर कितना रहेगा? 1 पेयर। यूरेटर का नंबर भी कितना होगा? 1 पेयर। यूरेटर के बाद फिर अगला आता है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का यहां नंबर होता है 1। कितने ब्लैडर पाए जाते हैं? 1। और फिर फाइनली जो यूरिन है ये बॉडी से बाहर किसके थ्रू जाएगी? क्लोएका। इसका नंबर भी कितना हुआ? 1। तो ये बना क्वेश्चन नंबर 1 कि फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो किडनी कितनी है? 2। फिर हमने कहा यूरेटर कितने हैं? 2। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और क्या है? क्लोएका। तो इतनी स्ट्रक्चर फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती हैं। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो किडनी अपने को दिखाई देती है कि शेप में ओवल जैसी है। किडनी कैसी दिखाई देती है? ओवल। मतलब ओवल से थोड़ी सी इलोंगेटेड सी दिखाई देती है। तो थोड़ी लंबी सी किडनी यहां पर मौजूद है। और किडनी का जो कलर है ये रहेगा रेडिश ब्राउन। कलर कैसा होगा? रेड ब्राउन। और मैंने कहा कि ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये पाई जाती है आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब कि एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम के राइट। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो किडनी कहां मौजूद है? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर ये किडनी पाई जाती है। तो किडनी का शेप लगभग कैसा हुआ? इलोंगेटेड ओवल जैसा। कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है। फिर हमने कहा कि यहां पर पाई कहां जा रही है? वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। और ये ट्रंक में एंटीरियर साइड में होगी कि पोस्टीरियर? तो किधर रहेगी? पोस्टीरियर साइड की तरफ। तो ट्रंक में पोस्टीरियर साइड की तरफ होती है। अब ये जो किडनी है इनमें से हर एक के अंदर मौजूद हैं लगभग 2000 के आसपास। एनसीईआरटी नंबर नहीं लिखती, सेवरल लिखती है। सेवरल यहां पर कौन मौजूद है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का ही नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का ही नाम क्या है? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल नाम है। और ये जो नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल है इसको कहा गया है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा गया है? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। अब जो नेफ्रॉन है इसका काम क्या होगा कि ये फिल्टर किसे करने वाला है? ब्लड को। तो अपन ने कहा कि नेफ्रॉन फिल्टर क्या करेगा? ब्लड। जब ये नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर किया तो ब्लड को फिल्टर करने पर अब यहां फॉर्मेशन किसका होगा? यूरिन का। तो कौन बना यहां? यूरिन। अब यहां किडनी से बाहर निकलते हुए अपने को क्या दिखाई देते हैं? यूरेटर, जिनका नंबर कितना है? 1 पेयर। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेल में तो मेल के अंदर जो यूरेटर है वो होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है।
तो मेल के अंदर यूरेटर किसके जैसा काम कर रहा है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, टर्म का मतलब है यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव मटेरियल। तो इसके अंदर जो यूरेटर है वो यूरेटर स्पर्म भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करता है। काफी कुछ वैसे ही जैसे ह्यूमन के मामले में हम पढ़ते हैं कि यूरेथ्रा मेल के मामले में यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है। मेल में यूरेथ्रा क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो मतलब कि अगर हम ह्यूमन में बात करें तो मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट कौन है? यूरेटर की यूरेथ्रा? कौन होती है? यूरेथ्रा। फ्रॉग में अगर बात करें तो यूरेथ्रा की यूरेटर? फ्रॉग में। और जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बन रही है वो मेल में कि फीमेल में? मेल में। तो अपन ने कहा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की जैसा काम करती है, क्योंकि ये जो है यहां से होकर के पास होता है यूरिन और स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म दोनों चीजें पास होती हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब मेल के बाद आ जाते हैं अपन फीमेल में। अगर हम बात करें फीमेल के बारे में तो फीमेल में ये केवल यूरिनरी ट्रैक्ट है। फीमेल के अंदर ये केवल किसके जैसा काम करती है? यूरिनरी ट्रैक्ट के जैसा काम करती है। तो केवल यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब कि फीमेल में क्या यहां से होकर के ओवम पास करते हैं? नहीं। तो मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट जैसा काम ये मेल में करती है कि फीमेल? केवल किसके अंदर? मेल में, न कि फीमेल में। फीमेल के अंदर इसका काम केवल और केवल क्या कैरी करना है? यूरिन। तो हमने कहा कि यहां पर ये कैरी करता है यूरिन ओनली, तो इससे केवल यूरिन कैरी करी जाती है। अब देखिए अगला आता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसका नंबर कितना था? 1। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है वेंट्रल टू रेक्टम। ये क्या है? वेंट्रल टू रेक्टम। तो ये रेक्टम के किस साइड की तरफ होता है? वेंट्रल साइड की तरफ। तो रेक्टम के वेंट्रल साइड की तरफ कौन मौजूद है? यूरिनरी ब्लैडर। फिर क्लोएका का नंबर कितना है? 1। ये जो क्लोएका थी इसके थ्रू हमने बात की थी कि क्लोएका पास करता है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या क्या पास होगा? अनडाइजेस्टेड फूड। इसके अलावा अपन ने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा क्या पास करेगा? तो अपन ने कहा यहां पर रिप्रोडक्टिव मटेरियल। तो ये तीनों चीजें यहां से पास होती हैं। तो इन सब के लिए कॉमन चैम्बर के जैसा काम कौन कर रहा होता है? तो ये काम किसका है? क्लोएका का। तो फ्रॉग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। कितनी चीजें आएंगी? 4। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका, ये 4 चीजें आती हैं। फ्रॉग में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। इसीलिए फ्रॉग को कैसा एनिमल कहा जाता है? यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के देखो। हाँ, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब हुआ कि जो किडनी की पूरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे छोटी चीज क्या है? सबसे छोटा पार्ट क्या है? तो उसको अपन कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। वहीं फंक्शनल मतलब हुआ किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सबसे छोटे लेवल पे कहां हो रहा है? तो वो जो सबसे छोटा लेवल है उसको आप कहेंगे फंक्शनल यूनिट। जैसे हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें, किसी भी टिश्यू में बात करें, ऑर्गन में बात करें, तो उसमें सबसे छोटी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या दिखाई देती है? सेल। जो भी उस टिश्यू के, ऑर्गन के या ऑर्गेनिज्म के काम हैं वो सारे काम सबसे छोटे लेवल पे कहां परफॉर्म हो रहे होते हैं? सेल पे। इसीलिए आप सेल को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। बट
हमेशा जो चीज स्ट्रक्चरल यूनिट हो वो फंक्शनल यूनिट भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मसल के मामले में अगर आप देखें तो आप फंक्शनल यूनिट कहते हैं सार्कोमियर को, जबकि एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है मसल फाइबर को। मतलब क्या हमेशा स्ट्रक्चरल यूनिट ही फंक्शनल यूनिट होती है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी इन जनरल अपन कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ऐसे ही जब हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे अगर आप याद करें तो एनसीईआरटी नेफ्रॉन को केवल फंक्शनल यूनिट लिखती है, स्ट्रक्चरल नहीं लिखती है। हमारी केस में नेफ्रॉन ने क्या लिखा है? केवल फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं लिखा है। और क्यों नहीं लिखा वो अपन तब बात करेंगे। हाँ, लगभग ठीक है, रेड ब्राउन या डार्क रेड जैसा। हाँ, यहां ओवल कर लो या फिर चलो इसे बीन शेप कर दो। वो तीनों का पार्ट होता है, तभी तो कॉमन चैम्बर कहा जाता है क्लोए का। आगे भी पढ़ेंगे ना, जब अपन ने क्लोएका की बात की थी, जब जो है डाइजेशन की बात आई थी, तभी तो हमने कहा था रेक्टम ओपन टू आउटसाइड बाय क्लोएका। ऐसे ही जब रिप्रोडक्शन की बात आएगी तब भी क्लोएका की बात करेंगे। टूवर्ड हेड एंटीरियर, और ट्रंक में जितना पीछे आप जाते जाओ पोस्टीरियर साइड। हम अगर अपनी केस में देखें तो हमारी केस में दो रेफरेंस हैं। एक तो यह है कि उस समय के हिसाब से हम बात करें जब हम जो है चारों हाथ पैर से चलते थे। दूसरा, हम आज के रेफरेंस में बात करें तो आज के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो मेरी ये साइड एंटीरियर है, पर साथ में ये साइड वेंट्रल भी है, ये भी मुझे ध्यान रखना है। मेरी ये साइड पोस्टीरियर है, पर साथ में ये साइड डॉर्सल भी है। मेरे केस में एंटीरियर इसे भी कहा जा सकता है, पोस्टीरियर साइड ये भी हो सकती है। हाँ, फिल्टर नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यूरिन नहीं, यूरिन का कंसंट्रेशन डिसाइड होता है कि यूरिन कितना कंसंट्रेटेड बनेगा। वो काम था काउंटर करंट मैकेनिज्म का, वो यूरिन बनाता नहीं है। यू नहीं, इसके केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है उनको अपन कहते हैं कि इसकी जो किडनी है वो मीसोनेफ्रिक है। तो मीसोनेफ्रिक के केस में लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो ये यूरिन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकता। हमारी केस में जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक कही जाती है, जहां लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है, तो इसलिए हम यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के अंदर, पर वो अपने को याद रखना नहीं है। बढ़े आगे। देखिए, अब तक तो बात आई एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद एक बात देख लेते हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है। तो उसमें पहले बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने ग्लैंड्स और हार्मोन्स आपके पास हैं, लगभग वो सारी ग्लैंड्स इसके पास पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो पिट्यूटरी यहां पाई जाती है, पीनियल मौजूद है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है, पैनक्रियाज है,
गोनेड्स हैं, ठीक। तो लगभग लगभग अपने अंदर जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लगभग वो सारी सी ही ग्लैंड यहां पर पाई जाती हैं, और उन ग्लैंड से सेक्रीटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी पे कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरी तरफ बात आती है इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहां वाली जो कहानी है इसको देखेंगे जरा ध्यान से। तो जो इसका नर्वस सिस्टम है इसको एनसीईआरटी बेटा डिवाइड करती है दो पार्ट में, रादर तीन में। पहले पार्ट को कहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अपन सीएनएस बोलते हैं ना। तो पहला पार्ट कौन हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को पता है कि दो स्ट्रक्चर आने वाली हैं। कौन कौन आएगा बोलो जरा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अपन ने कहा यहां आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये पार्ट किसके हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। क्या हमें पता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? स्कल का। जबकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। कौन प्रोटेक्ट करेगा? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। जबकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। अब हम अपने मामले में ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? कितने पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन में? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो वैसे ही यहां पर भी तीन पार्ट हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो ब्रेन के अंदर कितने पार्ट हो गए? तीन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कितने पार्ट हैं? पहले को कहा फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरे का नाम हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर होने चाहिए। क्या पाए जाने चाहिए? सेरिब्रल हेमिस्फीयर होने चाहिए। तो यहां मौजूद रहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर कितने होते हैं? दो। और साथ में यहां पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब होते हमारे ब्रेन में भी हैं, पर एनसीईआरटी उनके बारे में लिखती नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो ऑल्फैक्टरी लोब भी यहां कितने पाए जाते हैं? दो। और ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है सेरिब्रम डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। यहां पर जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो सेंस ऑफ स्मेल के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा यहां पाया जाता है डायंसेफेलॉन। तीसरी स्ट्रक्चर कौन आती है? डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन बेटा पेयर्ड होता है कि अनपेयर्ड? ये कैसा रहेगा? अनपेयर्ड। मतलब कि इसका नंबर कितना हो गया? एक। फोर ब्रेन के बाद अगली स्ट्रक्चर कौन सी आई आपकी? मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बारे में अगर बात करें तो यहां पाए जाते हैं, अपन ने कहा ऑप्टिक लोब। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, जिनका नंबर कितना है? दो। और ये जो ऑप्टिक लोब हैं इन्हीं को कहा जाता है कॉर्पोरा बाइजेमाइना। हमारे केस में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना था ना मिड ब्रेन में। यहां जो है उसमें लोब कितने हैं? दो। हमारी केस में लोब पाए जाते हैं चार। तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड्री मतलब चार, यहां बाई मतलब क्या है? दो। तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमाइना। किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का। अब तीसरा पार्ट ब्रेन का कौन सा हुआ? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर वही है मेडुला होगा, या रादर अपन अगर बात करें कि यहां पर मौजूद रहेगा पॉन्स, सेरिबेलम, और सेरिबेलम के बाद तीसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा? मेडुला। तीसरा कौन आ गया? मेडुला। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेडुला है
ये मेडुला पास करता है फोरामेन मैग्नम से। किससे पास करेगा? फोरामेन मैग्नम। तो ये पास करता है फोरामेन मैग्नम, जो कि स्कल के बेस पर होगा, और फिर ये कंटिन्यू करता है एस स्पाइनल कॉर्ड। तो आगे कंटिन्यू करेगा किसके फॉर्म में? स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। तो यही आगे चल करके क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, फोरामेन मैग्नम का नाम हमारे स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाते हुए ये नर्वस सिस्टम में एनसीईआरटी नहीं लेती, पर यहां पे फोरामेन मैग्नम का नाम लिया है। आपके स्कल में एकदम नीचे की तरफ यहां एक ओपनिंग पाई जाती है, जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। ये बोन्स में आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ओपनिंग है। फोरामेन वर्ड का मतलब होता है ओपनिंग, और मैग्नम मतलब बड़ा। तो जो सबसे बड़ी ओपनिंग है उसको क्या नाम देंगे? फोरामेन मैग्नम कहा जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा पार्ट इसके अंदर कौन आता है? पेरिफेरल। तो दूसरे को क्या नाम दिया बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्या शॉर्ट में से पीएनएस बोल सकते हैं? इसमें एक तो आने वाली है क्रेनियल नर्व। पहला इसके अंदर क्या आ जाएगा? क्रेनियल नर्व्स, जिनका नंबर होता है 10 पेयर। कितनी क्रेनियल नर्व है? 10 पेयर। हमारे मामले में क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 12 पेयर। हमारे अंदर कितनी है? 12 पेयर। फ्रॉग में कितनी? 10 पेयर। क्रेनियल नर्व कहां से ओरिजिनेट हो रही होंगी? ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड? ब्रेन से। जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो उसको क्या नाम देंगे? स्पाइनल नर्व्स। और इनका नंबर भी 10 पेयर ही होता है। इसका नंबर भी लगभग कितना रहेगा? 10 पेयर। लगभग मैंने इसलिए कहा कि फ्रॉग के मामले में कुछ कुछ केसेस में ये 11 पेयर भी होते हैं, तो 10 या 11 पेयर कहा जाता है। तो ज्यादातर मामलों में नंबर कितना रहेगा? 10 पेयर। पेरिफेरल के बाद नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट आता है, जिसको आप कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो तीसरा पार्ट कौन आ गया बेटा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या मैं इसे शॉर्ट में एएनएस करके बोल दूं? ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या एएनएस है, इसके अंदर दो डिवीजन हैं। एक तो है इसमें सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो पहले को अपन कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कितने डिवीजन होते हैं? दो। इनमें से नॉर्मल कंडीशन में जो काम करता है वो कौन होता है? पैरासिम्पैथेटिक। जबकि स्ट्रेस कंडीशन में जो काम करता है वो कौन है? सिंपैथेटिक। तो मतलब कि आपने मेढक के नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या आपको याद आता है कि एनसीईआरटी ने होमोलॉगस ऑर्गन्स में वर्टिब्रेट ब्रेन्स को होमोलॉगस कहा है? होमोलॉगस में स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम। तो हमारे ब्रेन और मेढक के ब्रेन दोनों को तीन ही पार्ट में तो डिवाइड किया जाता है। तो मतलब कि स्ट्रक्चर यहां पर क्या है? सेम है। पर ऑब्वियस सी बात है कि जितनी बुद्धि हमारी चलती है उतनी ज्यादा बुद्धि मेढक की तो चलती नहीं है। तो मतलब कि फंक्शन यहां पर क्या हो गए? अलग अलग। तो इसीलिए हमने कहा कि एग्जाम्पल किसका है? होमोलोगस ऑर्गन का। क्या ये बात समझ में आई अपने को? तो इसको फटाफट लिख के कंप्लीट करते हैं। हाँ। हाँ, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, बाकी होता है पॉन्स। एनसीईआरटी ने बस सेरिबेलम और मेडुला लिखा है।
हाँ, तो इसीलिए तो पहले फ्रॉग का डिसेक्शन किया जाता था। अब फ्रॉग एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, और फिर सरकार ने पाया कि फ्रॉग का डिसेक्शन करके आप कुछ सीखते नहीं है, तो इसलिए बंद कर दिया। नहीं, पहले कक्षा 12 में फ्रॉग का डिसेक्शन होता था। पहले का टाइम पता है मजेदार होता था, जब जैसे फ्रॉग का डिसेक्शन होता था तो सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे। फीस लगती थी मेरी शायद 11वीं 12वीं में 3 रुपए 25 पैसे। महीने भर की फीस होती थी 3 रुपए 25 पैसे, ठीक। जब भी अगर हुआ कि साहब 1 2 महीने से फीस नहीं भरी, तो अपना जेब टटोलो, 3 4 रुपए तो निकल ही आते थे। तब इतने ही ज्यादा पैसे हो, कोई मतलब रिश्तेदार भी कोई आता था घर में, तो अगर वो 10 रुपए दे जाए तो मानते तो बहुत धनवान आदमी है, बहुत पैसा है इसके पास। नहीं, बाकी जो अगर गांव वाँव में जाओ तो लोग 5 5 रुपए दे के काम चला लेते थे। तो अब ऐसे ही क्या है, स्कूल में ज्यादा पैसा होता नहीं था, तो अब डिसेक्शन होना है। डिसेक्शन होना है तो 12th में हमें बायो पढ़ाते थे, रफीक अहमद सर थे, वो पढ़ाते थे बायो। तो फिर क्या, क्लास में ढूंढे जाते थे सबसे उद्दंडी बालक कौन है, उनको जिम्मेदारी मिलती थी और मेढक पकड़ के लाओ, ठीक। बोरा लेके या डब्बा अब्बा लेके, और फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग जाते थे आसपास, ढूंढो सब तालाब कहाँ है, ठीक। अब तालाब वाला ढूंढा, अब जो पैंट अपना मोड़ मार के घुटने तक किया, और उसके बाद घुस गए तालाब में। कहीं भी तालाब हो, गड्ढा हो, उसमें से मेढक ढूंढ ढूंढ के आप कोशिश कर रहे हो कि बड़े बड़े से मेढक ढूंढ लें। फिर उसके बाद उन्हें लेके आओ स्कूल में, क्लोरोफॉर्म डाल के फिर उन्हें करो बेहोश। फिर उसमें भी होता था कि कई बार जो क्लोरोफॉर्म भी मिलावटी होता था, ठीक से काम नहीं करता था। मालूम पड़ा आपने मेढक काटा, और काटने के बीच में मेढक के हाथ पैर हिलने लगे। वो तो भला अच्छा ये था कि मैंने जो 12th तक पढ़ाई की है, या रहता 12th में 11 12 जब किया था, तो वो केवल ऑल बॉयज स्कूल था। नहीं तो सोचो लड़कियों की तो क्या हालत होती होगी कि अगर डिसेक्शन करते करते बीच में मेढक अपना एक बार हाथ पैर हिला दे तो उस टाइम पे खूब मजे आते थे। पढ़े आगे। एक बार तो एक बार तो जब जो है पीजी कर रहे थे, तो उस टाइम पे डिसेक्शन करना था बिच्छू का। किसका डिसेक्शन करना था? बिच्छू का, स्कॉर्पियन। तो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट हेड थे, उन्होंने बुलाया मुझे और मेरा एक मित्र है संजय सिंह, आजकल यूपी में जो पुलिस में एसटीएफ वगैरह होती है ना, उसमें है, यूपी एसटीएफ में। हम दोनों ने एक डब्बा लिया प्लास्टिक का, एक चिमटा, किचन में होता है रोटी पलटने वाला, तो ऐसे एक चिमटा और डब्बा लिया। उसके बाद ये पता था कि ऐसे काम मिल जाए तो स्कूल से अब आपको आधे से ज्यादा दिन की छुट्टी, कोई नहीं पूछ रहा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आराम से अपना स्कूल से निकल के 3 4 किलोमीटर इधर उधर कॉलेज से, और जब जाके देखा कहीं पुराने जैसे खंडहर जैसे मकान या दीवारें पड़ी हो, जिनमें जो है ईंटों के बीच में चिनाई के लिए मिट्टी विट्टी यूज की हो, तो वहां आपको बिच्छू इच्छू मिलने के चांसेस ज्यादा होते थे। तो वहां चिमटे से पकड़ा बिच्छू, और पकड़ के फिर डब्बे में डालो। फिर क्या होता था, बिच्छू निकलने की बाहर कोशिश भी करता था, फिर अगला बिच्छू डालना, उससे पहले डब्बे को पूरा खटखटा के नीचे करो कि बिच्छू एक भी ऊपर नहीं आए। फिर ढक्कन खोलो, फिर उसके बाद एक और बिच्छू डालो। तो ऐसे हमने एक दिन में करीब 17 18 जो है स्कॉर्पियन इकट्ठे करे थे। फिर 17 18 इकट्ठे करके लाए थे कॉलेज के। लो, चलो अब बात करते हैं आगे, आगे बढ़े। तो आपके टाइम पे क्या है, तुम लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड से जीते हो, तुम लोगों ने जीवन के बहुत सारे काम तो ऐसे किए ही नहीं है। हमने पता है अपने घर की, जैसे गांव जाते थे तो कहानी वही थी, घर में पैसा तो होता नहीं था। अब उसमें क्या है कि जैसे गांव आओ गए, और फिर दिन में आता था आइसक्रीम बेचने वाला, ये वाडीलाल वाली नहीं, एक बांस की लकड़ी में सफेद बर्फ, ठीक। हाँ, अब जैसे मान लो अपने पास अगर 25 50 पैसे कुछ है भी, और लेके गए, उससे बोला कि भैया 2 बर्फ दे दो, ठीक। तो उसने बोला इतने में नहीं होगा। फिर वो साथ में चुपचाप समझा देता था, एक काम कर, घर जा, एक आध 2 किलो गेहूं उठा ला। अगर नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो एक आध कढ़ाई या तवा उठा लाना। तो उसको क्या किया, घर में से कुछ कुछ बर्तन तो हमने ऐसे ही गायब कर दिए कि लो। चलो, तो आप देखिए,
अब बात करते हैं अपन कॉकरोच के अंदर सेंसरी ऑर्गन के बारे में। ध्यान दें, तो सेंसरी ऑर्गन में अगर बात करें तो कॉकरोच के अंदर देखो सबसे पहले तो इसकी मेढक में सबसे पहले पाए जाते हैं सेंसरी पेपिली। क्या पाए जाते हैं बेटा? सेंसरी पेपिली यहां होते हैं। और ये जो सेंसरी पेपिली हैं ये होते हैं इसमें टच के लिए। क्या डिटेक्ट करने वाले हैं? टच। तो अगर ये टच को डिटेक्ट करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहां पर पाए जाने चाहिए? स्किन। फिर हम बात करें सेंसरी पेपिली के बाद इसके पास पाए जाते हैं टेस्ट बड। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बड किसके लिए रहेंगे? टेस्ट। तो ये स्वाभाविक सी बात है टंग पे मौजूद होने चाहिए। फिर हमने कहा तीसरा होता है नेसल इपिथेलियम। और ये जो नेसल इपिथेलियम है ये डिटेक्ट क्या करेगी? स्मेल। तो नेसल इपिथेलियम क्या डिटेक्ट करेगी? स्मेल। अब ये जो तीनों हैं ये तीनों चीजें प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं है। इन तीनों को हमने कहा कि दे आर सेलुलर एग्रीगेशन। ये क्या होता है बेटा? सेलुलर एग्रीगेशन है। तो अपन ने कहा कि ये होते हैं सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स। किसके अराउंड है? नर्व एंडिंग्स के अराउंड है। तो नर्व एंडिंग्स के अराउंड सेलुलर एग्रीगेशन कहा क्या क्या बनाते हैं? तो अपन ने कहा सेंसरी पेपिली है, टेस्ट बड है और नेसल एपिथेलियम है। अब चौथा ऑर्गन इसके अंदर आता है आईज। आईज का नंबर क्या रहेगा? 1 पेयर। ये तो प्रॉपर ऑर्गन के फॉर्म में है ना। नंबर कितना है? 1 पेयर। अपन ने कहा कि ये प्रेजेंट होती हैं आई ऑर्बिट्स इन स्कल। किसके अंदर पाई जाती हैं? आई ऑर्बिट्स में पाई जाती हैं। और जो आई ऑर्बिट्स हैं ये लोकेटेड होते हैं स्कल में। तो आई ऑर्बिट्स कहां पाए जाते हैं? स्कल में। तो स्कल में आई ऑर्बिट्स हैं और आई ऑर्बिट्स के अंदर क्या मौजूद है? इसकी आईज मौजूद है। जब बात आई आईज की तो आईज पे आप ध्यान रखें आईलिड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? यहां आईलिड्स प्रेजेंट है। और जो आईलिड है उसमें से भी केवल लोअर आईलिड मूवेबल होती है, अपर आईलिड मूवेबल नहीं होती। मतलब जब भी फ्रॉग को अगर अपनी आंखें बंद करनी भी है तो आईलिड मूव कौन सी करती है? नीचे वाली। ऊपर वाली आईलिड मूव मूव नहीं करती। तो आईलिड में अपन ने कहा कि जो लोअर आईलिड है ये लोअर आईलिड यहां मूवेबल होती है। तो मूवेबल आईलिड कौन सी हो गई? लोअर वाली। तो ये लोअर आईलिड मूवेबल है। आईलिड के अलावा क्या आपको याद है कि आईज पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही थी? और ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन थी इसका काम क्या था? आईज को प्रोटेक्ट करना। जब ये फ्रॉग पानी के अंदर हो तो उस टाइम पे निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो कि ट्रांसपेरेंट होती है ये आईज को कवर करती है और आईज को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। अब यहां आईज के बाद जो है अगली स्ट्रक्चर क्या आ जाती है इसके अंदर? ईयर। ईयर में अगर आप बात करें तो इसके अंदर केवल इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर पाया जाता है। तो ईयर में कितने पार्ट हैं? 2। इंटरनल ईयर प्लस मिडिल ईयर। अगर 2 पार्ट प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि एब्सेंट कौन हुआ? एक्सटर्नल ईयर यहां पर एब्सेंट है। ये जो मिडिल ईयर है इस मिडिल ईयर की आउटर बाउंड्री होती है टिम्पैनम। तो मिडिल ईयर के आउटर बाउंड्री की तरह काम कौन करता है बेटा? टिम्पैनम। तो मिडिल ईयर में आउटर बाउंड्री बनाता है टिम्पैनम। और ये जो टिम्पैनम है यही अपन ने कहा था कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ईयर के काम होते हैं 2। पहला काम होता है हेयरिंग और दूसरा काम होता है बॉडी बैलेंस।
ईयर कितने काम करने वाला है? दो। पहला तो हियरिंग का काम करेगा और दूसरा ईयर का काम क्या हो जाता है? बॉडी बैलेंस। हम अपने अंदर भी अगर बात करें तो हमारे अंदर ईयर के कितने काम हैं? दो काम है। पहला काम होता है हियरिंग और दूसरा काम क्या होता है? बॉडी बैलेंस। तो ये दो काम यहाँ पे ईयर के होते हैं। तो फटाफट इसको लिखेंगे। एक बार नर्वस सिस्टम वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अपर और लोअर। नहीं, अपने केस में दो है ना, अपर है, लोअर आईलिड है। ये आईलिड नहीं है, आईलिड दोनों है ये। मतलब बॉडी को बैलेंस करके रखना। जैसे हम अपने अंदर भी बात करें तो हमारी इंटरनल ईयर में पाई जाती है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हमें बताती है कि हमारी बॉडी अभी बैलेंस में है या नहीं। मतलब कि अगर मैं एक तरफ झुकने लगूं तो मेरी बॉडी टिल्ट हो रही है या बैलेंस लूज कर रही है, उसके बारे में मुझे बताएगा कौन? सेमी सर्कुलर कैनाल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो कभी अगर जैसे आप बाइक पे बैठे और बाइक अचानक से अगर तेज चला दी जाए तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है ना। जब भी ऐसा होता है तो आप अपने एब्डोमेन की मसल्स को आप स्टिफ करते हैं। अगर आप बाइक का हैंडल पकड़े हैं तो हैंडल को टाइटली पकड़ लेते हैं, या अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो उसको थोड़ा टाइटली हग करते हैं जिससे आप पीछे गिरे ना। तो आपकी बॉडी बैलेंस लूज कर रही है, इसके बारे में आपको बताने वाला कौन है? आपका इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी बैलेंस बनाना। हियरिंग तो रादर इसका सेकेंडरी फंक्शन है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बॉडी बैलेंस। नहीं, उसे ईयर पिन्ना के कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर पिन्ना के कटने से बस ये साउंड वेव का कलेक्शन कम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बेटा सुनना काम होता है इंटरनल ईयर में कॉकलिया का, और बॉडी बैलेंस बनाना काम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का। तो दोनों चीजों के लिए ऑर्गन्स अलग अलग हैं। तो इसलिए अगर कोई सुन नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बॉडी बैलेंस खराब होगा। बॉडी बैलेंस उसका फिर भी ठीक होगा। मतलब है कई सारी सेल्स का समूह है वहां। एक अलग अलग सेल्स है ना, अलग अलग सेल्स है, तभी हमने सेलुलर एग्रीगेशन कहा है। क्या? वो जो मैक्युला है, या अपन मैक्युला डेंसा चीज अलग है। या तो आप बात करो मैक्युला की, मैक्युला डेंसा तो किडनी के अंदर होता है। वो जो आप क्रिस्टा और मैक्युला की बात कर रहे हैं, वो दोनों बॉडी बैलेंसिंग के काम आते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, बॉडी बैलेंस करते हैं। बढ़े आगे। सिंपल आई इसलिए कहा है क्योंकि कॉकरोच में आपने कंपाउंड आई कहा था, क्योंकि वहां 2000 ओमेटिडिया थे। यहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट की एक सिंगल इमेज बनेगी। जब एक सिंगल इमेज बनेगी तो ऐसी आई को अपन क्या कहेंगे? सिंपल आई। हम्म। नहीं, ये आके ओपन होती है क्लोएका में, ब्लैडर में ओपन नहीं होती। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में ओपन होता है। यहाँ जो यूरिन आएगा वो यूरिन टेम्परेली ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, पर वो आकर के ओपन होगी क्लोएका में। हाँ। नहीं,
क्लोएका में ओपन होता है। हाँ, क्योंकि ये क्लोएका से जुड़ा है ना, यूरिन यहां आ गया, फिर यहां से जो लिक्विड है वो यहां स्टोर हो जाएगा। ये जो रेक्टम है ये पीछे का पार्ट है, ठीक, पीछे का पार्ट रेक्टम कहा जाता है। आगे का जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं, स्पेशली जो ओपनिंग है इसका नाम होता है क्लोएका या क्लोइकल अपर्चर। हम्म, इसका मतलब यही है, हमारे अंदर जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें कितनी इमेज दिखाई देती है? एक। तो ऐसी आई को अपन क्या कहेंगे? सिंपल आई। जबकि वहीं कॉकरोच में आपने कंपाउंड आई क्यों कहा था? क्योंकि हर आई में ओमेटिडिया कितने थे? 2000। तो जो इमेज थी उसमें कई सारी पीसेस थे, तो वैसे वाले को अपन ने क्या कहा? कंपाउंड आई कहा। तो मेढक के केस में आई कैसी रहेगी? सिंपल होगी। अब देखो, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पहले मेढक के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी अपन किसकी बात करने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप जरा ध्यान दें, फ्रॉग के अंदर सेक्सेस सेपरेट हैं कि नहीं? सेक्सेस सेपरेट हैं, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स के अंदर हैं या एक ही एनिमल में है? अलग अलग एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं। अब आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसके अंदर आ जाएगा टेस्टिस। कौन अब आएगा? टेस्टिस। अब आप जरा डायग्राम में एक बार देखो, क्या टेस्टिस के ऊपर आपको यहां पे कुछ फिंगर लाइक फोल्ड दिख रहे हैं? इन्हें कहा जाता है फैट बॉडीज। क्या नाम देते हैं? फैट बॉडीज। ये जो टेस्टिस हैं, यहां से निकलते हुए वासा इफ्रेंशिया आपको दिखाई दे रही हैं। इनका नंबर होता है 10 से 12। ये वासा इफ्रेंशिया क्या किडनी में एंटर कर रहे हैं? किडनी में एंटर किया ना? जब ये किडनी में एंटर करते हैं, तो किडनी के अंदर एक कैनाल मौजूद होती है, बिडर्स कैनाल। कौन सी कैनाल है? बिडर्स कैनाल। तो ये जाकर के किडनी के बाद ओपन कहां होते हैं? बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल आपस में कंबाइन करती है और आगे अब कंटिन्यू किसके फॉर्म में करेगी? यूरेटर। जो हमने कहा था कि मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। यूरेटर आप देखें, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है कि क्लोइका में? कहां ओपन होता है? क्लोइका में। और आप ध्यान दें, यही जो क्लोइका है, इसके पोस्टीरियर पार्ट को ही आप क्या कहते हैं? रेक्टम। पोस्टीरियर पार्ट का नाम क्या है? रेक्टम। जबकि एंटीरियर पार्ट को, या अगर हम बॉडी के रेफरेंस में से बात करें, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है, यानी कि किधर? हेड की तरफ वाला पार्ट, वो कौन हो गया? रेक्टम। और पोस्टीरियर पार्ट इसका कौन होता है? क्लोइका। क्लोइका की ओपनिंग को क्या कहा जाता है? क्लोइकल अपर्चर। तो आप देखिए, यहां पर हमने कहा कि ये फ्रॉग के अंदर हो गई किडनी, लगभग बीन शेप जैसी हमने कहा, पर हमने अभी थोड़ा सा सीधे सीधे से बना ली कि ये यहां पर किडनी मौजूद है। तो किडनी का नंबर कितना? 1 पेयर। हमारे केस में किडनी के ऊपर एड्रीनल पाई जाती है। यहां जो एड्रीनल है वो किडनी के साथ साथ मौजूद है। तो ये ग्लैंड कौन सी हो गई? एड्रीनल ग्लैंड। तो अपन ने कहा कि ये स्ट्रक्चर यहां पर क्या है? किडनी है। और किडनी के साथ एसोसिएटेड ये जो ग्लैंड है इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। अब हमें दिखाई दिया कि किडनी से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? टेस्टिस। किडनी से कौन जुड़ा? टेस्टिस। लगभग ओवल सी स्ट्रक्चर है। टेस्टिस लगभग कैसा है? ओवल स्ट्रक्चर है। तो ये किडनी से आकर के कौन जुड़ा? टेस्टिस। ये जो टेस्टिस हैं, दे आर अटैच टू किडनी बाई डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये कनेक्टेड किससे हैं? डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम
से किडनी से कनेक्टेड हैं और इस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को कहा जाता है मीसॉर्कियम। इसका नाम क्या है? मीसॉर्कियम। तो ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड किसके साथ है या अटैच किससे है? किडनी से। तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को अपन क्या कहते हैं? मीसॉर्कियम। फिर हमें दिखाई देता है कि यहां पर ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर की तरफ अपने को दिखाई दे रही है फैट बॉडीज। फैट बॉडीज का काम है स्टोरेज ऑफ फैट। जब यही फ्रॉग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाएगा तो उस टाइम पर इसको एनर्जी प्रोवाइड करना किसका काम होगा? फैट का। तो यहां पर क्या मौजूद है? फैट बॉडीज। तो यहां फैट बॉडीज हैं। अब जो टेस्टिस हैं इससे कुछ डक्ट ओरिजिनेट होती हैं, लगभग 10 से 12 डक्ट। ये जो 10 से 12 डक्ट यहां ओरिजिनेट होती हैं, इन 10 से 12 डक्ट्स को अपन नाम क्या देते हैं? वासा इफ्रेंशिया। क्या कहा जाता है इसे? वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। तो यहां टेस्टिस से क्या बाहर आए? वासा इफ्रेंशिया। और जो बासा इफ्रेंशिया बाहर आए इनका नंबर है लगभग 10 से लेकर के 12। वासा इफ्रेंशिया पहले ओपन कहां हुए? जाकर के किडनी में। अब किडनी में यहां पर पाई जाती है एक डक्ट, और जो डक्ट यहां पर मौजूद है इसको अपन बोलते हैं बिडर्स कैनाल। तो क्या पाया जाता है यहां? बिडर्स कैनाल है। तो ये है बिडर्स कैनाल और इसमें ऐसे कई सारे ट्रांसवर्स कनेक्शंस पाए जाते हैं। तो अब ये जाकर के कहां पहुंचा? बिडर्स कैनाल में। तो ये पहुंचा जाकर के बिडर्स कैनाल। अब जो बिडर्स कैनाल है ये आगे चल के जब कंबाइन करेगी तो इसके कंबाइन करने पर यहां क्या बनने वाला है? यूरेटर। जो कि हमने कहा कि मेल फ्रॉग के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। तो मेल फ्रॉग के अंदर जो यूरेटर है वो कैसी डक्ट है बेटा? यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। तो अपन ने कहा कि ये यहां पर ये हो गया यूरेटर, और यूरेटर्स को हमने कहा कि इट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है जिसे कहा जाता है यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है ये आगे चल करके ओपन किसके अंदर होता है? क्लोइका में। तो अपन ने कहा कि ये आगे चल करके ओपन कहां हुआ? क्लोइका में। क्लोइका की ओपनिंग को हम कहते हैं क्लोइकल अपर्चर। और अभी हमने कहा था कि जो रेक्टम है उसके वेंट्रल साइड की तरफ कौन मौजूद होता है? यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने कहा कि ये जो पीछे का पार्ट है इस पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया? रेक्टम। रेक्टम के वेंट्रल साइड पर ये मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या यूरेटर जाकर के सीधे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हुए? नहीं, ये जाकर के ओपन कहां पर हुए? क्लोइका में। फिर हमने कहा कि रेक्टम का जो आगे वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोइका। और क्लोइका की ओपनिंग का नाम क्या हुआ? क्लोइकल अपर्चर। अब यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल फ्रॉग में स्पर्म के ट्रेवल करने का सही सीक्वेंस क्या होगा? तो अब ध्यान दें, सबसे पहले नंबर किसका आना चाहिए? टेस्टिस। टेस्टिस के बाद दूसरा कौन हो? वासा इफ्रेंशिया। अगला, अब ये एंटर कहां किया? पहले किडनी में। फिर नंबर किसका आएगा? किडनी का। किडनी के बाद कौन? बिडर्स कैनाल। इसके बाद यूरेटर। यूरेटर के बाद क्लोइका। फिर नंबर किसका आएगा? क्लोइका का। मतलब कि अगर आपसे सही सीक्वेंस पूछा जाए तो मैं यहां पे कहूं सबसे पहले नंबर किसका आएगा? टेस्टिस का। इसके बाद नंबर आया वासा इफ्रेंशिया का।
वासा इफ्रेंशिया के बाद फिर नंबर आया किडनी, इसके बाद बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल के बाद यूरेटर, और यूरेटर के बाद फिर यहां नंबर किसका आ जाएगा, क्लोएका। तो ये हुआ कि स्पर्म के ट्रेवल करने का पाथ क्या है, या मेल के अंदर स्पर्म ट्रेवल करता कैसे। तो क्या ये बात अपने को समझ में आती है? अब फीमेल के बारे में अपन बात कर लेंगे कल। आज के लिए होमवर्क, चैप्टर की पूरी समरी आपको बैठ के पढ़नी है। ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन समरी से भी पूछे जाते हैं, तो आप समरी को कभी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। तो पूरी समरी अपन पढ़ेंगे। समरी में अगर कहीं कोई भी शब्द कुछ भी आपको समझ नहीं आता, तो आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। हाँ, अर्थवम वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। दूसरा, चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अपने हिसाब से सोचेंगे। और जितना अपना कॉकरोच और फ्रॉग वाले क्वेश्चंस हैं, वो अपन चाहे आज या कल अपन लगा लेंगे, फिर एक दिन डिस्कस कर लेंगे। कल हम 12वीं की एनसीईआरटी लेके आएंगे और अपन शुरू करेंगे चैप्टर इवोल्यूशन। तो पहले 12वीं में इवोल्यूशन एचएसडी निपटा लेते हैं, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और फिर उसके बाद आ जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। हम्म। हाँ, किडनी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन जाके पहले पहुंचेगा क्लोइका में, फिर वहां से क्लोइका में जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं यानी कि यूरिन, वो कुछ समय के लिए ब्लैडर में स्टोर होगी। फ्रॉक के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता जरूर है, पर वो एज सच कोई बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं करता इसमें। बिडर्स कैनाल पर आकर के क्या होता है कि जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, और दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं आपका, जो बासा इफ्रेंशिया है, वो दोनों आकर के ओपन होती है। तो बिडर्स कैनाल ही वो रास्ता है जिससे होकर के स्पर्म पूरी किडनी को पार करते हुए यूरेटर तक पहुंचता है। वो जो रेड से अपन ने यहाँ पे डक्ट बनाई है ना, ये जो डक्ट, ये डक्ट का नाम है बिडर्स कैनाल, स्पेस का नहीं। 10 to 12 इन नंबर।